हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 6 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैचेस लॉन्च्ड बाय 7 स्टार पाठशाला। पहले भी मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। दिल्ली पुलिस 2025, एसएससी जीडी 2026 और चंडीगढ़ पुलिस 2025 के लिए कोर्स लॉन्च किया गया है 7 स्टार पाठशाला की तरफ से। आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा 7 स्टार पाठशाला के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में पर्टिकुलर कोर्स पर क्लिक करके आप उसमें खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको फैसिलिटीज इसके अंदर क्या क्या मिलेगी? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, नोट्स की पीडीएफ है, डाउट सेशंस हैं और इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज कि कोर्स के साथ आप लोगों को टेस्ट सीरीज बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चा कोर्स इस चीज की तैयारी कर रहा है, इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इस कोर्स को अवेल कर सकता है। काफी बेनिफिशियल उसके लिए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर में आपके पास पहला जो न्यूज है वो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी इस बात को जानते हो। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी जानते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 2025 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। इस साल दक्षिणी कोरिया ने इसकी क्या की है? मेजबानी की है। खास तौर पर दक्षिणी कोरिया के जेजू प्रांत में सारे मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर साल दुनिया में आप लोगों को शॉक हो गए जानकर कि 400 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बनता है। 400 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसका केवल 9% ही रिसाइकिल हो पाता है। प्लास्टिक की दिक्कत यही है कि वो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो रिसाइकिल नहीं होता। वो यदि एक बार बन गया तो वो नेचर में सालों सालों तक एज इट इज फॉर्म में पड़ा रह सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, प्लास्टिक का यूज है, वो हमें कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये नेचर के लिए बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, जिसमें स्पेशली जो प्लास्टिक की बात की जाती है। प्लास्टिक मिट्टी, पानी और इंसानों के शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। भारत में विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम के तहत कई अभियान चलाए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाना और राजस्थान में जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए गए। किसके अंतर्गत चलाए गए? ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है, उसी क्रम में राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में और भी राज्य के भारत के कई स्टेट्स में ये सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर। राजस्थान के खीचन और मेनार गांव बने रामसर साइट्स। खीचन और मेनार विलेजेस इन राजस्थान डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। अब ये रामसर साइट क्या होता है? पहली बात, ठीक है, रामसर साइट ये क्या है? रामसर कन्वेंशन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 में अडॉप्ट की गई थी और 1975 से क्या की गई है? लागू की गई है। अडॉप्ट कब की गई है? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अडॉप्टेड इन 1971 और एनफोर्स्ड एनफोर्स्ड इन 1975। अब इसका नाम रामसर किस लिए है? क्योंकि ये रामसर क्या है? ईरान की एक जगह है। ईरान की एक जगह है जहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसलिए उस जगह से इसका नाम क्या पड़ गया? रामसर पड़ गया। अब ये कन्वेंशन क्या करती है? इसको क्या भी बोलते हैं? वेटलैंड कन्वेंशन भी बोलते हैं। वेटलैंड कन्वेंशन या फिर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। तो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए जो कन्वेंशन बनाई गई है उसका नाम है रामसर कन्वेंशन। ये क्या करती है? हर किसी देश में जो भी वेटलैंड साइट्स है ना, उनको क्या करती है? कंजर्वेशन प्रदान करने का काम करती है। यदि कोई कोई भी एरिया रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है तो फिर उसको क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान के खीचन और मेनार गांव को अब क्या बना दिया गया है? रामसर साइट बना दिया गया है। अब ये भारत में कितनी रामसर साइट हो गई है? इसके बाद टोटल 91 रामसर साइट्स इंडिया में हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना है। बात करें राजस्थान के दो गांव खीचन और मेनार। खीचन फलौदी में है और मेनार उदयपुर में है। फलौदी कहाँ पे है? राजस्थान में जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर राजस्थान का एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। 4 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट क्या होता है? वह आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। ऐसा वेटलैंड जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता
और पारिस्थितिकी महत्व के लिए मान्यता दी जाती है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, अच्छी वहां पे बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, फ्लोरा फौना अच्छी मिल रही है वहां पे, उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उस प्लेस का, तो उसे क्या घोषित किया जा सकता है, रामसर साइट घोषित किया जाता है। खींचन गांव क्या है, प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है, स्पेशली डेमो इसेल क्रेंस के लिए फेमस है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और फिर अपना क्या है, जहाँ पे उनको जाना होता है आगे बढ़ जाते हैं। तो इनके लिए क्या है, एक बीच का रास्ता एक तरीके से है, यहाँ से इनको आना है, बीच में यहाँ पे रुके और अगली अपनी डेस्टिनेशन पर मूव कर जाते हैं। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के पाथ पर हमारा राजस्थान यहाँ पे पड़ता है। मीनार गांव क्या है, इसे पक्षियों का गांव कहा जाता है, जहाँ पे 150 प्लस पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और यह सामुदायिक प्रयासों से संरक्षित किया जा रहा है, मतलब कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, और वहाँ पे जो पक्षी हैं डिफरेंट तरीके की प्रजातियां वो मिलती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। भारत में अब कुल 91 रामसर साइट्स हो गई हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आप लोगों को रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन टीम की ऐतिहासिक सेशेल्स यात्रा, फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन सेलिंग टीम रिटर्न्स फ्रॉम हिस्टोरिकल सेशल्स वोयाज। अब ये क्या है, भारत की पहली त्रिसेवा मतलब थ्री सर्विसेज, कौन सी थ्री सर्विसेज हैं, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है। इन तीनों ही सर्विसेज से विमेन्स हैं उनको लिया गया था ऑल विमेन सेलिंग टीम, जिन्होंने क्या किया है, समुद्र को पार किया है, या बिल्कुल ही सामान्य भाषा में बोलना चाहे तो 7 अप्रैल से लेके 4 जून 2025 तक सेशेल्स तक 1800 नॉटिकल मील की यात्रा की और सफलतापूर्वक भारत में क्या लौटी है, वापस लौटी हैं। सेशेल्स क्या है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है, एक आइलैंड है, इंडो पैसिफिक ओशन में क्या है, आइलैंड है सेशेल्स, उसके अंदर आइलैंड या फिर इसको एक देश भी है हमारा, और ये क्या है, आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, जिसकी यात्रा इन लोगों ने की और ये सही सलामत सफलतापूर्वक इस यात्रा को कंक्लूड करके वापस से लौट आई हैं। 11 महिला अधिकारी इसके अंदर थी, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों से ही महिलाएं शामिल थी। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला ओपन सी सैलिंग मिशन था, जिसमें स्वदेशी नौका त्रिवेणी का उपयोग हुआ था। हमारी इंडिजिनस बोट है ये त्रिवेणी, उसका उपयोग किया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि समुद्र में सेल करना कोई इजी काम नहीं है, इजी टास्क नहीं है, समुद्र में तूफान होते हैं, लंबी यात्रा से थकावट हो जाती है, समुद्र की कठिन परिस्थितियों को एक ऑल विमेन क्रू यदि हैंडल कर रही है तो दैट इज अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज अ माइलस्टोन इन इटसेल्फ, जो कि इन विमेन्स ने अचीव किया है। मिशन ने सेशल्स के साथ भारत की समुद्री कूटनीति को भी मजबूत किया। इस मिशन का उद्देश्य ऑब्वियसली नारी शक्ति को, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के पास है, भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना कंडक्ट करवाई जा रही है। इंडिया टू होल्ड फर्स्ट डिजिटल एंड कास्ट बेस्ड सेंसस। आप लोगों को पता है हर 10 साल में क्या कराई जाती है, सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है। अब 2011 में हमारी क्या हुई थी, लास्ट सेंसस हुई थी, इसके बाद कब होनी थी, 2021 में होनी थी, लेकिन ये क्या हो गई, डिले हो गई। किस वजह से डिले हो गई, कोविड 19 आने की वजह से, ठीक है, कोविड की वजह से ये जनगणना डिले हो गई, जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इस बार की जनगणना पूरी तरीके से क्या होगी, डिजिटल होगी, और साथ ही कास्ट बेस्ड सेंसस भी इसके अंदर इंक्लूड की जा रही है, मतलब लोगों की जाति भी अब पूछी जाएगी, लोगों की कास्ट क्या है इसको भी पूछा जाएगा एज अ क्वेश्चन, और इसे भी इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। भारत की अगली जनगणना मार्च 1 2027 तक पूरी की जाएगी, और ये जो मार्च 1 2027 है ना, इसे क्या बनाया गया है, डिफाइनिंग डेट भी बनाया गया है, मतलब डिफाइनिंग डेट, इस डेट तक जितनी भी जनसंख्या भारत की है उस पूरे का आंकड़ा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा इस सेंसस के अंतर्गत, मतलब ये क्या है, एक डिफाइनिंग डेट है। लेकिन यदि बात करें आप यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इसमें ये डेट थोड़ी सी अलग है। 1 अक्टूबर 2026 इसकी डेट डिसाइड की गई है, ठीक है। तो बस इतना हल्का सा याद रखना है, बाकी स्टेट्स के लिए सेम ही डेट है, मार्च 1 2027। पहली बार डिजिटल यहाँ पे फॉर्मेट में जनगणना कराई जा रही है, और जाति आधारित जनगणना भी इसमें शामिल होगी। जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले घर और आवासों की सूची होगी, मतलब कितने घर हैं, और फिर उन घरों के अंदर कितने कितने लोग रहते हैं, उनकी सूची यहाँ पे निकाली जाएगी, उनका सेंसस यहाँ पे किया जाएगा।
इस बार जातियों की सामान्य सूची बनाई जाएगी, ओबीसी जैसी समेकित श्रेणी नहीं होगी, इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट आती है, उन सबकी जानकारी ली जाएगी। जनगणना 2026 के बाद पहली होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2027 में जनगणना पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पे 2026 किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2026 तक के लिए हमारा जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन, वो क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, इतने टाइम तक के लिए 2026 तक के लिए जिस स्टेट की लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसीज जितनी है उतनी रहेंगी, जिस स्टेट की राज्यसभा सीटें जितनी है उतनी ही रहेंगी, और हर स्टेट की खुद की विधानसभा सीटें जितनी है उतनी ही रहेंगी, उसमें कोई भी घटना या बढ़ना नहीं होगा। क्योंकि वैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे राजस्थान की जनसंख्या जितनी है, राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी जो है, उसकी विधानसभा सीटें भी बढ़ाई जाएगी, उसको लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला कि 2026 तक के लिए जिसकी जनसंख्या जितनी बढ़ रही है बढ़े, घट रही है घटे, हम लोग उसकी सीट्स क्या रखेंगे, बिल्कुल फ्रीज रखेंगे, किसी की भी बढ़ेगी घटेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हैं, और लोकसभा की विधानसभा सीटें कितनी है, राजस्थान से 25, राजस्थान से 25 सदस्य कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, 2026 तक के लिए फ्रीज की गई थी। राजस्थान की बात करें तो 1977 से लगभग ये 200 सीटें चलती हुई आ रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो अब ये चेंज कब किया जाएगा, 2026 के बाद, जो 2026 के लिए फ्रीज कर दी गई थी। अब इसके बाद जो भी जनगणना होगी तो कौन सी हो रही है, ये 2027 वाली हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या करी जाएंगी, सीटें बदली जाएंगी, डिलिमिटेशन किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, कौन सी विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी कितनी बड़ी होगी, उसमें कितनी सीटें होंगी, जनसंख्या के आधार पर ही किया जाएगा या फिर और भी किसी पैरामीटर को लिया जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सदर्न स्टेट जो है भारत में, उनकी पॉपुलेशन क्या है, घटी है ओवर द टाइम, और नदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जैसे जैसे नदर्न स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी, तो यदि पॉपुलेशन के बेस पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो नदर्न स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी और सदर्न स्टेट की सीटें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो इस वजह से सदर्न स्टेट थोड़ी सी चिंता में है, वो इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। तो आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीजें होती है। फिलहाल के लिए जो आपको बात याद रखनी है कि 2026 के बाद, जो 2026 तक के लिए सीटें फ्रीज कर दी गई थी, अब इस जनसंख्या के बाद, जनगणना के बाद, ये सीटें क्या हो जाएगी, इन पे से फ्रीज हट जाएगा और डिलिमिटेशन वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इस न्यूज से आप लोगों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, अर्बन अड्डा 2025, महिलाओं के लिए सुरक्षित और समावेशी शहरों की मांग। अर्बन अड्डा 2025, विमेन डिमांड सेफ इंक्लूसिव सिटीज फॉर ऑल। ये क्या है अर्बन अड्डा 2025, ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। क्या है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म। किस चीज के लिए डेडिकेटेड है ये, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन इस बार जो इसके अंदर महिलाएं शामिल हैं, उन्होंने किस चीज की डिमांड उठाई है कि जो शहर है ना, शहर क्या होने चाहिए, बात तो शहरों की ही हो रही है, लेकिन शहरों के अंदर महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। महिलाओं के लिए शहर समावेशी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो पर्टिकुलर जेंडर है वो क्या है, शहरों की डेवलपमेंट का ज्यादा फायदा उठाता जा रहा है और महिलाएं पीछे रह जा रही है। तो इसी चीज को, इसी मुद्दे को उठाया गया। अब क्या है अर्बन अड्डा 2025, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय मंच है, जहां शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। इस साल महिलाओं ने विशेष रूप से सुरक्षित और लैंगिक समावेशी शहरों की मांग की। ऐसे शहर जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित हो और लैंगिक रूप से क्या हो, समावेशी हो। समावेशी का मतलब क्या होता है कि महिलाएं मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो। ठीक है, महिलाओं के लिए, महिलाएं पीछे ना रहें, जितनी भी सुविधाएं हैं उनका अच्छे से लाभ उठा पाए। ठीक है, इंक्लूसिव फॉर विमेन्स ऑल्सो, समावेशी का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव होने चाहिए विमेन्स के लिए भी। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, दिल्ली में आयोजित हुआ, और दिल्ली में कहाँ पे, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। कब आयोजित किया गया था, 4 जून को। किसने आयोजित किया, राहगिरी फाउंडेशन। इसमें साथ में ये दो, जरूरत नहीं है याद रखने की, वैसे आईसीसीटी और गुरुजल साझेदार थे। उद्देश्य क्या है, अगेन, शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना, समावेशी बनाना और लैंगिक दृष्टिकोण से संवेदनशील बनाना, साथ ही सार्वजनिक परिवहन और शहरी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। महिलाएं भी अर्बन डेवलपमेंट में अपना रोल अच्छा प्ले करें, इसके लिए कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंट कंचनजंगा अभियान,
एक्सपीडिशन ऑफ माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा पर अभियान किया जा रहा है। अब ये क्या है? भारत और नेपाल दोनों की संयुक्त टीम है। माउंट कंचनजंगा पर आपसे पूछा जाए हाल ही में एक्सपीडिशन किसने किया है, कौन से देश ने भारत के साथ मिलकर किया है? तो नेपाल ने किया है। भारत और नेपाल की संयुक्त टीम है जिसने 19 से 20 मई को माउंट कंचनजंगा पर चढ़ाई की। माउंट कंचनजंगा क्या है? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब तीसरी है तो पहली और दूसरी जानना तो बनता है। फर्स्ट और सेकंड कौन सी है आप लोग बताओ? फर्स्ट तो सबको पता होगा कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और दूसरी कौन सी है? केटू, जिसे क्या भी बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टन। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी हाइट्स कितनी कितनी है। बताएंगे? इनकी हाइट्स माउंट एवरेस्ट की, केटू की और कंचनजंगा की, इनकी हाइट्स कितनी कितनी है ये आप लोगों को बताना है। टीम में 10 नेपाली और 5 भारतीय सेना के लोग शामिल थे, सैनिक शामिल थे। इस अभियान से क्या होगा, दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाया जाएगा। फ्लैगिंग समारोह में रक्षा मंत्री ने टीम को उनके समन्वय और साहस के लिए सराहा। ये बात हो रही है रक्षा मंत्री, नेपाल के रक्षा मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज है, इंडिया इज इलेक्टेड टू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज कॉल्ड इकोसोक इन शॉर्ट। ठीक है, एब्रिवेटेड फॉर्म इसकी क्या है, इकोसोक है। 2026 से 28 तक की टर्म के लिए इंडिया को क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। अब ये इकोसोक क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस का क्या है, एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अभी हमने कल परसों भी बात की थी। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। कितने हैं? 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस की खुद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में से एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, स्पेशली पीस को इंश्योर करने के लिए कि अब विश्व ने पहला विश्व युद्ध देख लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लिया, अब आगे जाके ऐसा कोई भी वर्ल्ड वॉर हमें ना देखना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काम इंस्टीट्यूशन को करना है, इसके लिए इसके 6 ऑर्गन्स हैं, 6 अंग हैं, वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। उससे पहले एक बार इस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की इकोसोक का भारत को सदस्य बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह प्रमुख मंच है जो सतत विकास के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को आगे बढ़ाता है। मतलब ये इकोनॉमिक क्षेत्र में, सोशल स्फेयर में, प्लस एनवायरमेंटल स्फेयर में क्या करता है, कॉपरेशन को एंश्योर करता है। कॉपरेशन को एंश्योर करता है कि ये क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट इन स्फेयर्स में होते रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बात कर ली, लगभग 2 साल की ही मेंबरशिप दी जाती है हर सदस्य को। फिलहाल के लिए सदस्य इसके कितने हैं ये सब चीजें देखेंगे। आप पहले ऑर्गन्स ही देख लो, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कितने हैं। सबसे पहले है सामान्य सभा, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है, वैश्विक मुद्दों पर क्या करती है, चर्चा करती है और निर्णय लेती है। 193 सदस्य इसके अंदर है। सुरक्षा परिषद, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 15 सदस्य इसके अंदर हैं, जिसमें से यदि बात करें 10 तो क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। 10 तो अस्थायी सदस्य हैं और 5 क्या है, स्थायी सदस्य हैं। 5 क्या है, स्थायी सदस्य हैं। क्या आप इन स्थायी सदस्यों का नाम बता सकते हो, जिन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर्स भी होती है? जिन स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर्स भी होती है, मतलब कोई भी यदि चीज लाई जा रही है डिस्कशन के लिए, कोई भी प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, यदि इन 5 सदस्यों ने वीटो कर दिया, इन 5 सदस्यों ने इस पे मना कर दिया इस प्रस्ताव को, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। बाकी के 10 सदस्य चाहे कुछ भी कह रहे हैं, इन 5 में से बाकी के 4 सदस्य कुछ भी कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने वीटो कर दिया एक ने भी, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। कौन सी वो 5 कंट्रीज है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 क्वेश्चंस आपके लिए आज हो गए हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, दैट इज इकोसोक, इसमें जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, इसमें 54 मेंबर्स हैं। काम क्या है इसका, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 15 इसके अंदर न्यायाधीश होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करता है, जस्टिस प्रदान करता है, देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करता है। इसकी जो एंटिटीज होती है, इसकी जो पार्टीज होती है, वो देश ही हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई 2 लोग जाके बोल रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि हमें न्याय दिलाओ, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड्स में है। कहाँ पे है, हेग नीदरलैंड्स में। इसमें क्या होते हैं, 15 जज होते हैं और 15 जज कितने साल के लिए, 9 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देशों के बीच यदि कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम करता है। अगेन हम बात करते हैं सचिवालय की,
जिसमें नंबर्स फिक्स नहीं है, हजारों कर्मचारी होते हैं, क्योंकि यूएन के जितने भी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है ना, वो इन कर्मचारियों के द्वारा ही संभाला जाता है, इन वर्कर्स के द्वारा ही संभाला जाता है। एक है लास्ट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि ये अब एक्टिव नहीं है, ये अब क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, पहले इसका काम था, लेकिन 11 सदस्य थे इसके अंदर, वर्तमान में क्या हो चुका है, असक्रिय हो चुका है। टेरिटोरियल प्रशासन करना और स्वतंत्रता की निगरानी करना। पहले जो उपनिवेश होते थे ना, कॉलोनी बनाई जाती थी, कॉलोनी बनाई जाती थी, तो उनकी निगरानी करने के लिए, ओवरसीज जो कॉलोनीज होती थी उनको निगरानी करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी, कि कुछ देश मिलके इस ओवरसीज जो टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी या फिर ओवरसीज कॉलोनी, इसको क्या करेंगे, देखेंगे, इसका क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों को पता है कॉलोनियल सिस्टम तो गया, कॉलोनीज है नहीं, उपनिवेश है नहीं। पहले बनाए जाते थे उपनिवेश, जैसे भारत को बनाया गया था 200 साल के लिए, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाया था। तो ऐसे ही उपनिवेशों के कुछ उपनिवेश जो उस वक्त रह गए थे, उनकी देखभाल के लिए, उनको ओवरसी करने के लिए ये ट्रस्टी काउंसिल बनाई गई थी। अब ये उपनिवेश खत्म हो गए तो इसका काम खत्म हो गया, इसलिए अब क्या है, असक्रिय है, इनएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। जे म्यूंग बने दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति। जे म्यूंग बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। पूरा नाम इनका है ली जे म्यूंग। दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं और उन्हें 49.25% वोट मिले। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, केवल ये नाम जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ली जे म्यूंग। पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योल के खिलाफ महाभियोग लगाया गया था, उसके बाद ये चुनाव हुए और इसके बाद इनको बनाया गया राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा उनके जो प्रतिद्वंदी है किम मून सू, उन्होंने हार स्वीकार कर ली और ग्लोरियसली इन्होंने हार को स्वीकार किया, और ली जे म्यूंग क्या बन गए, नए राष्ट्रपति बन गए साउथ कोरिया के। इन्होंने क्या बोला है कि मैं लोकतंत्र को बहाल करूंगा, असमानता को घटाऊंगा और उत्तरी कोरिया के साथ तनाव को कम करने की कोशिश करूंगा। उत्तरी कोरिया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या है, पड़ोसी देश हैं। इनके बीच में जो बॉर्डरिंग, जो लाइन है, बॉर्डर है ना, उसका एक नाम है, वो नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक जो बॉर्डर है उसको क्या बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर से। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम, ये स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या किया है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ हमीरपुर से किया है। हिमाचल प्रदेश के जो हमीरपुर जिला है वहां से इसको लॉन्च किया गया है। योजना का उद्देश्य क्या है, फलदार पेड़ लगाकर बंजर और खराब जंगलों को वापस से हरा भरा बनाना। मतलब जो भूमि खराब हो चुकी है और जो जंगल पहले से खराब हो चुके हैं, उनको वापस से रिवाइव करना इसका उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगी, क्योंकि ये जो काम किया जाएगा ना बंजर भूमि को वापस से हरा भरा बनाने का, ये समुदाय कम्युनिटी पार्टनरशिप के द्वारा किया जाएगा। कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इससे क्या होगा, उनको भी रोजगार मिल जाएगा, उनके आय के साधन भी बन जाएंगे, साथ ही साथ पर्यावरण का भी भला हो जाएगा। अब इसके साथ ये एक तो हमने क्या देखा, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। एक ग्रीन अडॉप्शन स्कीम, इसे भी शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जा रहा है, निजी कंपनियां क्या करेगी, जंगलों को गोद लेंगी। ठीक है, जंगलों को गोद लिया जाएगा। पहले चरण में अंबुजा कंपनी और अदानी और अल्ट्राटेक ने 10-10 हेक्टेयर भूमि गोद ली है, और अंबुजा कंपनी ने 25 हेक्टेयर भूमि को गोद लिया है, गोद ले लिया। इसके बाद इसके संरक्षण का काम, इसके प्रिजर्वेशन का काम इस पर्टिकुलर ग्रुप का हो जाएगा। ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। ठीक है, इस न्यूज से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्कीम किसने लॉन्च की है, किस स्टेट ने लॉन्च की है, ये याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्या, फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको ना आते हो। ठीक है, हो सकता है यू डोंट नो दीज क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यदि आपको नहीं भी आते हैं तो आप लोगों को सर्च करना है गूगल पर जाकर। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं ना यहीं पे, मैं 1 मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को लॉन्ग रन में वो चीजें याद नहीं रहेंगी। यदि आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से उनको फिर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करेंगे, तो आप लोगों को लॉन्ग रन के लिए चीजें याद रहेंगी। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखें। नेक्स्ट न्यूज है, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वन। अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय PMML
नई दिल्ली के निदेशक नियुक्त किए गए। अश्विनी लोहानी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एक राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्रियों और विरासत को क्या करती है? प्रधानमंत्रियों की विरासत को संग्रहित और प्रदर्शित करती है। भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, उनकी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विरासतें हैं, उनको सबको एक जगह संग्रहित रखा जाता है, ठीक है। अब इस पीएमएमएल के चेयरमैन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएमएल के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री जो भी इनकम्बेंट हमारे पीएम है वो इसके चेयरमैन बन जाएंगे। फिलहाल के लिए पीएम है नरेंद्र मोदी, तो वो इसके चेयरमैन बन गए, ठीक है, अध्यक्ष बन गए। राजनाथ सिंह इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त इसके क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अश्विनी लोहानी को अब क्या बनाया गया है? इसका निदेशक नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। अध्यक्ष तो पीएम मोदी है, डायरेक्टर किसको बनाया गया है? अश्विनी लोहानी को बनाया गया है। नई दिल्ली में इसका क्या है? कार्यालय अवस्थित है, हेडक्वार्टर है। 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। लोहानी का नाम आप लोगों ने पहले सुना होगा, एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। जो हमारा रेलवे बोर्ड है और एयर इंडिया, इसके पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं अश्विनी लोहानी। अब ये जो पीएमएमएल संस्था है ना, पीएमएमएल, ये संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करती है। ये चीज भी आप याद रख सकते हो। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब निदेशक इसका किसको बनाया गया है? अश्विनी लोहानी को बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? क्वेश्चंस हैं। जो भी हमने करंट अफेयर आज डिस्कस किए हैं उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तुरंत आप लोगों को आंसर करना है। यदि टाइम लगता है तो स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और तुरंत आंसर उसका आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ जुड़ाव, जलवायु परिवर्तन को हराओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, या फिर पृथ्वी को हरा बनाओ। तो हमने देखा प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, बीट दी प्लास्टिक पोल्यूशन, ये हमारी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम थी। राजस्थान के किन 2 गांवों को जून 2025 में नई रामसर साइट घोषित किया गया? खीचन और मिनार। इसके साथ ही इंडिया में रामसर साइट्स कितनी हो गई है? 91 रामसर साइट इंडिया में हो चुकी है। भारत की पहली त्रिसेवा ऑल विमेन सेलिंग टीम ने किस देश तक सफल समुद्री यात्रा की? भारत की पहली ट्रायल सर्विस ऑल विमेन सेलिंग टीम किस देश तक गई थी? हमने देखा सेशल्स तक गई थी, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में जनसंख्या डेटा की संदर्भ तिथि मुख्यतः कब होगी? तो हमने देखा 1 मार्च 2027, 1 मार्च 2027। और कुछ स्टेट्स के लिए डेट थोड़ी सी अलग है, पर ओवरऑल कंट्री के लिए 1 मार्च 2027 की डेट फिक्स की गई है। संयुक्त माउंट कंचनजंगा अभियान किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो नेपाल और भारत के बीच ही आयोजित किया गया है। कुछ लोग नेपाल से, कुछ सैनिक नेपाल से, 10 नेपाल से और 5 भारत से इसके अंदर शामिल थे। अर्बन अड्डा 2025 कार्यक्रम जो कि अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित है और इस बार महिलाओं के विकास की बात करता है, महिलाओं के लिए सुरक्षित एनवायरमेंट प्रदान करने की बात करता है। वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इंडिया हैबिटेट सेंटर। भारत को 2026 से 28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था में चुना गया है? तो हमने देखा इकोसोक के अंदर चुना गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं ली जे म्यूंग। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ली जे म्यूंग, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो दैट इज हिमाचल प्रदेश। और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम भी इनके द्वारा शुरू की गई, जिसमें जो वन है उनको क्या लिया जा रहा है? गोद लिया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय दैट इज PMML का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज अश्विनी लोहानी। और इसके चेयरमैन इस वक्त कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। तो आज के यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, नया चीज आपने इसमें सीखा होगा, करंट अफेयर्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे क्लास में पूछा गया है प्लीज उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।